हमेशा गुज़श्त लंका श्रीलंका किस्त नंबर 16। मैं कोठरी से निकला और खेतों के दरमियानी मेड़ पर चलने लगा। आगे एक छोटा सा नाला आ गया। वो मैंने मुंह हाथ धोया, पानी पीकर प्यास बुझाई और खड़े होकर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक खेत वीरान पड़े थे। एक जगह खेतों में मस्जिद के सफेद मीनार देखे तो मेरे अंदर जैसे एक नई ताकत पैदा हो गई। मैं मस्जिद की तरफ चलने लगा। रास्ते में मुझे कोई सिख किसान न मिला। मस्जिद के करीब पहुंचा तो इसके दाहिनी जानिब चंद कच्चे मकान नजर पड़े जिनके दरवाजे जलकर राख हो चुके थे। इन मकानों की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। मस्जिद का दरवाज़ा खुला था। मैं मस्जिद के सहन में आ गया। सहन में एक जानिब धरेक का पेड़ था। मस्जिद के मेहराब के पास गया तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेहराब के नीचे एक मौलवी साहिब की लाश पड़ी थी। इनकी गर्दन आधी कटी हुई थी और लिबास खून में लथपथ था। खून जमकर स्याह पड़ चुका था। मेरे जिस्म में दहशत की एक नई लहर दौड़ गई और मैं मस्जिद की दीवार फांद कर दूसरी तरफ भागा। यहाँ बेरियों के दरख्त थे। उनके दरमियान स्याह रंग के सरकंडे के ढेर पड़े थे। मैं भागने की बजाय अब इस पर इस तरह चल रहा था जैसे मुझे कोई डर या खौफ नहीं है। आगे एक ऊंचा टिब्बा था। टिब्बा पार किया तो सामने एक छोटी सी ब्रांच नहर थी। इस नहर के किनारों पर भी दोनों जानिब ऊंचे और घने दरख्त थे। मैं नहर के किनारे किनारे ऊपर की तरफ चल पड़ा। मुश्किल 1 फरलांग चला होगा कि नहर के किनारे जो ढलान खेत थे उनमें से 10-12 सिख बाहर निकलकर नहर की पटरी पर आ गए। मुझसे वो मुश्किल 50 कदम दूर होंगे। पहले ख्याल आया कि नहर में छलांग लगा दूं या पीछे को भाग जाऊं, लेकिन एक सेकंड मैंने महसूस कर लिया कि ये लोग बड़ी आसानी से मुझे पकड़ सकते हैं। बेहतर यह कि इनके करीब से ऐसे गुजर जाओ जैसे तुम हिंदू हो। मैंने अपने जहन में एक हिंदू नाम भी सोच लिया। अंदर से मैं सख्त घबराया हुआ था। मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, लेकिन बड़ी हिम्मत करके ये उनकी तरफ चलने लगा जैसे वाकई मैं मुसलमान नहीं बल्कि कोई हिंदू हूँ। इन सिखों के हाथों में नंगी तलवारें थी। उन्होंने ढाटे बांध रखे थे। साफ लग रहा था कि वो मुसलमानों का कत्लेआम करते आ रहे हैं और कत्ल करने जा रहे हैं। जब मैं इनके करीब से पहुंचा तो मुझे घूरने लगे। मेरे कदम जरा से लड़खड़ाए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल लिया और इन्हें सत श्री अकाल कहा। एक सिख ने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। मैं रुक गया। उसने पूछा, कौन हो भाई? मैंने कहा, मेरा नाम मोहन लाल है। साथ वाले गांव का पटवारी मेरा मामू है, उसके घर जा रहा हूँ। दूसरे सिख ने कहा, ओए ये झूठ बोल रहा है, इसकी पतलून उतार कर देखो। मेरा खून जम गया, आंखों में मौत फिरने लगी। दूसरे लम्हे इन्हें मालूम हो गया कि मैं मुसलमान हूँ। एक सिख ने मुझे गर्दन से पकड़कर गिरा दिया और दूसरा बोला, ओए इसी जगह काट कर नहर में फेंक दो। मेरी जिंदगी भी बाकी थी। इसी लम्हे पीछे से कोई घुड़सवार खेतों से निकलकर नहर की पटरी पर आ गया। इससे वहीं से चिल्लाकर कहा, ओए कौन है ये? सिक्की मेरे ऊपर उठी, तलवार वहीं रुक गई। मुसला है, इसका झटका करने लगा हूँ। इतनी देर में घुड़सवार जो खुद एक सिख था, जिसने मुंह पर ढाटा बांध रखा था और कंधों पर बंदूक लटक रही थी, मेरे करीब आ चुका था। बोला, ठहरो, इसे मैं गोली मारूंगा। फिर इसने कांधे से बंदूक उतार कर अपने हाथों में थामी और मेरी तरफ देखा। अचानक इसके हाथ वहीं साकित हो गए। मौत के खौफ से मैं नीमजा हो चुका था। उसी घोड़े पर से उतर कर मेरे पास आया। फिर इसने मुंह पर से ढाटा उतार दिया। वो सूबेदार प्यारा सिंह था। सूबेदार प्यारा सिंह ने सबको परे हटाया और मुझे से बाजू से पकड़कर उठाया। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? इसने अपने सिख साथियों से कहा, ये अपना दोस्त है, तुम आगे जाओ, मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। सारे सिख हैरानी से कभी मुझे और कभी प्यारा सिंह को देख रहे थे। प्यारा सिंह ने गुस्से से कहा, ओए जाते क्यों नहीं हो? सिख जत्थे की शक्ल में वहां से आगे चल दिए। सूबेदार प्यारा सिंह ने मुझे एक बार फिर हैरत से देखा और कहा, तुम कोलंबो से यहाँ किस तरह आ गए? कैप्टन मलिक साहिब कहाँ है? आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। सूबेदार प्यारा सिंह ने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ। अगर 2-1 सेकंड की देर कर देता तो मेरी कटी हुई लाश नहर के पानी में तैर रही होती। प्यारा सिंह मेरे साथ पैदल चल रहा था। घोड़ा इसके साथ था। नहर की ढलान से नीचे खेत की पगडंडी पर चलते हुए मैंने अपनी सारी कहानी सुना डाली। किस तरह पाकिस्तान के ऐलान के बाद कैप्टन मलिक ने मुझे अपने साथ बजरे बहरी जहाज पाकिस्तान ले जाना चाहा, मगर मैं जिद करके ट्रेन के सफर पर रवाना हो गया। और फिर कैसे करतारपुरा के करीब ट्रेन पर हमला हो गया और मैं सारी रात खेतोमोशी से मेरी कहानी सुनता रहा। फिर कहने लगा, उस गाड़ी के सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। तुम खुशकिस्मत हो कि भागकर यहाँ आ गए। यहाँ भी अगर मैं बर वक्त न पहुंच जाता तो इन लोगों ने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना था। मैं चुप हो गया। दूर एक गांव के कच्चे मकान हरे भरे दरख्तों के झुंड में दिखाई दे रहे थे। इसी गांव में प्यारा सिंह का एक कुशादा मकान था। सहन में गाय बंधी थी। एक तरफ खुले टोका पड़ा था। बरामदे के सहन में चारपाइयां बिछी थी। मिट्टी के चूल्हे पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी कढ़ाई में कुछ तल रही थी।
प्यारा सिंह ने जाते ही पूछा, गोविंद अभी तक सो रहा है? औरत ने एक नजर मेरी तरफ देखकर बोली, सारी रात तो तपता रहा है। प्यारा सिंह ने गाली देते हुए कहा, ओए शराब भी तो सारी रात पीते हैं, पर इस तरह तो नहीं सोते। अच्छा ऐसा करो, चाय बना दो हमें। औरत ने कहा, ये किसको अपने साथ लाए हो? सूबेदार प्यारा सिंह मेरे साथ चारपाई पर बैठकर बोला, ये अपना पुराना यार है, मुसलमान लड़का है। इस पर खूबसूरत सिख औरत ने चौंक कर मुझे दोबारा गौर से देखा। प्यारा सिंह ने पर रखे और बोला, इसे किस तरह पाकिस्तान पहुंचाना है? आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान बन गया है, इंडिया भी आज़ाद हो गया है। फिर मेरी तरफ देखकर प्यारा सिंह मुस्कुराते हुए बोला, क्यों यार, तू पाकिस्तान जाएगा कि हिंदुस्तान में रहेगा? मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा, मैं तो अमृतसर जाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप और बहन भाइयों के पास। प्यारा सिंह ने अपनी पगड़ी खोलकर दोबारा बांधते हुए कहा, अमृतसर में तो एक मुसलमान भी नहीं रहा, या कत्ल हो गए या रिफ्यूजी कैंप में चले गए, और जो खुशकिस्मत थे पाकिस्तान पहुंच गए। तू कहाँ जाना चाहता है? मैंने कहा, तो फिर मुझे पाकिस्तान पहुंचा दो किसी तरह से। अमृतसर की तबाही का हाल सुनकर मैं दिल में सख्त परेशान हो गया। खुदा जाने मेरे माँ बाप और बहन भाइयों पर क्या गुजरी होगी, वो जिंदा भी हो गई या नहीं। मैंने प्यारा सिंह से पूछा कि रिफ्यूजी कैंप अमृतसर में कहाँ है। इसने बताया कि शरीफपुरी की आबादी को कैंप बना दिया गया है और वहाँ बलोच रेजिमेंट की एक कंपनी मोर्चा संभाले हुए है। मैंने अमृतसर रिफ्यूजी कैंप में जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो बोला, कोशिश करूंगा, तुम पियो। फिर सिख औरत को कहने लगा, गुरमीत, इसको 2 पराठे बना दो, ये कल से भूखा है बेचारा। गुरमीत ने कोई जवाब न दिया। आटे की परात आगे करके चूल्हे के पास बैठ गई और पराठे बनाने लगी। मालूम हुआ कि ये औरत प्यारा सिंह के छोटे भाई गोबिंद सिंह की बीवी थी। प्यारा सिंह के अपने भी बच्चे पटियाला में थे और वो छोटे भाई के घर में आया हुआ था। थोड़ी देर में कोठरी में से एक नौजवान सिख बाहर निकला। इसकी दाढ़ी और सर के बाल खुले हुए थे। वो पूरा खुला हुआ सिख था। इससे सिर्फ धोती बांध रखी थी। वो आंखें मलता हुआ बाहर आया और मुझे देखकर ठिठक गया। ये कौन है भराजी? इसने प्यारा सिंह से पूछा। प्यारा सिंह ने बंदूक पर हाथ रखते हुए कहा, ये मुसलमान है। गोबिंद सिंह कख्त लहजे में बोला, तो फिर इसे खत्म क्यों नहीं करते? इसे साथ यहाँ क्यों ले आए हो? प्यारा सिंह से गुस्से में गाली दी और कहा, ये मेरा दोस्त है, सबसे छोटा भाई है। एक बार इसने कोलंबो के जंगलों में मेरी जान बचाई थी, अब इसकी जान बचाना मेरा फर्ज बन गया है। प्यारा सिंह ने मुझे नाश्ता करा और बोला, तुम अंदर मेरी कोठरी में जाकर सो जाओ। मैं हिचकिचाया तो मेरे कंधे पर हाथ मारते बोला, ओए डरते क्यों हो? यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जाओ सामने वाली कोठरी में जाकर सो जाओ। मैं दोपहर के बाद आऊंगा, फिर तुम अमृतसर कैंप पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने डरते डरते उठा और सामने वाली कोठरी में चला गया, जहाँ एक चारपाई बिछी हुई थी। बिस्तर तय करके सिराने की तरफ लगा दिया गया था। इस कोठरी में बड़ा कीमती सामान कोने में ढेर की तरह लगा था। साफ मालूम हो रहा था कि ये मुसलमानों के घरों से लूट कर लाया हुआ सामान है। मैं चुपके से चारपाई पर बैठ गया। मुझे बाहर प्यारा सिंह और गोविंदर सिंह की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। गोविंद सिंह भाई से कह रहा था, मुसलमानों ने पाकिस्तान में हमारे लोगों को मारा है, हम यहाँ के मुसलमानों को क्यों जिंदा छोड़ें? प्यारा सिंह इसे डांटते कह रहा था, ये लड़का मेरा दोस्त है, इसने मेरी खातिर अंग्रेज़ का तशद्दुद बर्दाश्त किया और मेरे ठिकाने का पता नहीं बताया। मैं इसकी हिफाजत करूँगा। खबरदार यहाँ किसी को खबर ना हो कि एक मुसलमान मेरी कोठरी में है, नहीं तो मुझसे कोई बुरा ना होगा। मुझे प्यारा सिंह के बाहर जाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके जाने के बाद मुझ पर खौफ तारी हो गया। क्या खबर ये गोबिंद सिंह दूसरे सिखों को मेरी खबर कर दे और वो लोग यहाँ आकर मुझे कत्ल कर डाले। गोबिंद सिंह बाद में प्यारा सिंह को कह रहा था कि फिराजी मैं क्या करता, पूरा जत्था आ गया था निहंगों का। तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में उठ रहे थे। कभी सोचता कि यहाँ से भाग जाऊं। अमृतसर शरीफपुरी की आबादी तो कैंप ही बन गई है और वह अपने बलोच रेजिमेंट के सिपाही भी हैं। किसी न किसी तरह पहुंच जाऊंगा। फिर ख्याल आता कि कहीं ये गोबिंद सिंह मेरे पीछे न लग जाए और आगे खेतों में जाकर मुझे कत्ल कर डाले और प्यारा सिंह से कह दे कि लड़का भाग गया था। रास्ते में अकालियों ने इसे मार डाला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। सारी रात का जागा हुआ था, मगर इस खौफ और दहशत की वजह से नींद फिर भी नहीं आ रही थी। कोठरी का दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर लिया था। मैंने दरवाजे की दर्ज में से बाहर सेन में देखा। गोबिंद सिंह पंप में से पानी निकालकर मुंह धो रहा था। फिर कमीज अग्नि पर से उतार कर पहनी और कृपान कमर में डालकर बोला, चलता हूँ। आज नहर पार वाले गांव के मुसलमानों की बारी है। कल से उन्होंने मोर्चा बनाया हुआ है। उनमें एक रिटायर फौजी है, उसके पास असला है। आज खत्म हो जाएगा इसका असला, किसी को नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे के पास जाकर रुक गया। अपनी बीवी गुरमीत कौर की तरफ मुड़कर कहने लगा, इस मसले के बारे में कोई आए तो मत बताना, विराजी का ख्याल है क्या करूं। वो दरवाजे से बाहर निकल गया। खूबसूरत सिख औरत गुरमीत कौर बाल्टी के पास बैठकर हाथ धो, इसकी बांह सोने का चूड़ा छनक रहा था।
मुझे यूं ही ख्याल आया कि खुदा जाने ये किस बदनसीब मुसलमान औरत का चूड़ा होगा। सिख औरत मुँह हाथ धोकर दुपट्टे के पल्लू से मुँह पूंछती मेरी कोठरी की तरफ आई। मैं जल्दी से पीछे हटकर चारपाई पर बैठ गया। सिख औरत ने बाहर से कुंडी लगा दी। मुझे महसूस हुआ कि मैं कोठरी में कैद होकर रह गया हूँ। अब मैं बाहर नहीं निकल सकता। बार बार ख्याल आता कि प्यारा सिंह बड़ा कच्चा काम करके गया है। अगर इस वक्त सिखों का कोई जत्था इधर आ जाए, फर्ज कर लिया गोविंद सिंह की किसी जत्थे को इधर भेज दे, तो अकेली औरत सिख इनका मुकाबला कहाँ तक कर सकेगी। वो तो कोठरी में से मुझे निकाल कर कृपान मार मार कर हलाक कर देंगे। सख्त बेचैनी की हालत में चारपाई पर बैठा पहलू बदलता रहा। कान बाहर की आवाज़ पर लगे थे। किसी दरख्त पर कोई कौवा भी जोर से बोलता था तो ये लगता था कि सिखों का जत्था आ गया है। और फिर ऐसा ही हुआ। मुझे दूर से जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का जयकारा सुनाई दिया। मैं सहम गया। नियारों की आवाज़ें करीब आ गई थी। फिर किसी सिख ने बाहर से प्यारा सिंह को आवाज़ देकर बुलाया। प्यारा, गुरमीत ने जवाब दिया, वो बाहर गया हुआ है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसी सिख की आवाज़ आई, भाबो दरवाज़ा खोलना ज़रा। सिंह का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई। इसी सिख ने कहा, भाबो ये मुसलमान लड़की है, इसे कोठरी में बंद करके ताला लगा दो। काफिले से उठाई गई है, आगे जा रहे हैं, वापसी पर लेते जाएंगे। मैंने जल्दी से बंद दरवाजे के दर्जन से बाहर झांका। दो सिख हाथों में बर्छे लिए खड़े थे। ये जर्द कपड़ों, जर्द पगड़ी वाले निहंग थे। उन्होंने एक लड़की को पकड़ रखा था। लड़की बिल्कुल मुर्दा हो रही थी, उसमें जान नहीं थी। वो बैठ गई। सिख निहंग ने इसे अंदर से में धकेल कर गाली दी और गुरमीत कौर से कहा, भाबो अभी थोड़ी देर में आकर ले जाएंगे, इसे कोठरी में ताला लगाकर भी रखना। और वो जो बोले सोनिहाल का नारा लगाकर आगे बढ़ गए। गुरमीत कौर ने मुसलमान लड़की का बाजू पकड़ा और इसे डांटती बुरा भला कहती खींचती दूसरी कोठी की तरफ ले गई। लड़की मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी, मुजाहमत भी बराए नाम कर रही थी। इस मुसलमान लड़की को कोठरी में बंद करके गुरमीत ने बाहर ताला लगा दिया। मैं सर पकड़कर चारपाई पर बैठ गया। मुसलमान लड़की साथ वाली कोठरी में बंद थी। मैं इसे हिंदू सिखों के रहमो करम पर छोड़कर कैसे जा सकता था, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि खुद मेरी जान महफूज नहीं थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि कब कत्ल हो जाऊं। चारों तरफ मुसलमानों की जानो माल के दुश्मन तलवारें बंदूक और कृपाने लिए दरिंदों की तरह मंडला रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं कभी चारपाई पर बैठ जाता और कभी बेचैनी के आलम में बंद कोठी में टहलने लगता, कभी बंद दरवाजे के दर्ज में से बाहर देखता। सहन में सूबेदार प्यारा सिंह की छोटी भाभी गुरमीत को रोटियां पका रही थी। इसी उलझन और जहनी कश्मकश में दोपहर हो गई। किसी वक्त दूर से सिखों हिंदुओं की नारों की आवाजें आ जाती थी। बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे में से बाहर देखा। सेन की कच्ची दीवार के ऊपर मुझे सूबेदार प्यारा सिंह दिखाई दिया। इसने घोड़े को बाहर बांधा और दरवाजा खोलकर मकान के सेन में आ गया। इसके हाथ में गठरी थी। गठरी चारपाई पर रखते हुए गुरमीत से कहा, ये मेरे दूसरे सामान में रख दो, और खुद पंप चलाकर हाथ धोने लगा। वो यूं रगड़ रगड़ कर हाथ धो रहा था जैसे खून के धब्बे धो रहा हो। जाहिर है वो किसी मुसलमान का खून करके किसी मुसलमान के घर के जेवर वगैरह लूट कर आया था। मेरा दिल खौफ से बैठने लगा। किसी वक्त प्यारा सिंह मुझे निजात दहिंदा मालूम होता और किसी पर लगता कि यह भी मुझे अपनी कृपान से ज़िबा कर देगा। जेब से मैला कुचैला रुमाल निकालकर इससे अपने हाथ पूंछता। वो गुरमीत के पास आकर चारपाई पर बैठ गया और इसने मेरे बारे में पूछा। गुरमीत कौर ने बेजारी से कहा, तुम्हारा मुसला ठीक ठाक है। फिर इसने प्यारा सिंह को बताया कि निहंग कृपाला एक मुसलमान औरत को अंदर रखवा गया है। प्यारा सिंह ने रुमाल से अपनी दाढ़ी साफ करते हुए कहा, ये बाज नहीं आएंगे, औरतें तो गाय होती हैं, लाओ रोटी डाल दो। मेरे यार की रोटी खिलाई कि नहीं? गुरमीत कौर ने नफरत से सर को हल्का सा झटका देकर कहा, तुम्हें जाकर खिला दो इसे रोटी। प्यारा सिंह बोला, अच्छा ठीक है, लाओ मुझे दे दो, इसकी रोटी भी चंगेर में डाल दो। चंगेर में 2-4 पराठे डलवा कर प्यारा सिंह मेरी कोठरी में आ गया। इसने दरवाजा आधा खुला ही रखा। बाहर से ताज़ा हवा कोठरी में आने लगी। प्यारा सिंह मेरे पास चारपाई पर बैठ गया। चंगेर दरमियान में रखने बोला, लो यार रोटी खा लो, घर के घी के पराठे हैं, मीठे पराठे हैं। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं प्यारा सिंह। इसने मेरे कांधे पर आहिस्ता से हाथ मारकर कहा, ओए तू फिक्र किस लिए करता है? सो गुरु की, तेरी हवा की तरफ भी कोई नहीं देख सकता। मैंने निवाला तोड़ते हुए दबी जुबान में कहा, मुझे अमृतसर की रिफ्यूजी कैंप में कब तक ले जाओगे? प्यारा सिंह बोला, निहंग चारों तरफ जत्थे लिए फिर रहे हैं, इनका कोई एतबार नहीं, लेकिन मैं इनकी भी परवाह नहीं करता। आज आधी रात को तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। तो मैंने प्यारा सिंह को बताया कि साथ वाली कोठरी में एक मुसलमान लड़की बंद है और मैं इसी को अपने साथ कैंप ले जाना चाहता हूँ। प्यारा सिंह सर झुकाए रोटी खा रहा था। कुछ देर तक इसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी सवाल दोहराना मुनासिब न समझा। मुझे डर था कि प्यारा सिंह इनकार कर देगा।
प्यारा सिंह पराठे का निवाला तोड़ते बोला, कृपाला निहंग इसे रखवा गया है, वो तो इसे लेने थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं मायूस हो गया, समझ गया कि ये बदनसीब लड़की अब शायद ही पाकिस्तान वापस जाए। प्यारा सिंह यहाँ मजबूर लगता था। मैंने वो मुश्किल एक पराठा खाया। सूबादार प्यारा सिंह बाकी सारे पराठे हड़प कर गया, फिर हाथों को दाढ़ी पर फेरते उठा और बोला, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। 1 मिनट ठहरो, मैं इस लड़की को बाहर निकाल लाऊं। ये कहकर वो कोठरी से बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा इस तरह बंद करके बाहर झांक सकूं। गुरमीत को रोटियां पका रही थी और पंप के नीचे प्लास्टिक की बाल्टी के पास बैठी हुई हाथ धो रही थी। प्यारा सिंह ने इसकी तो आंख उठाकर भी न देखा। एक कोठरी छोड़कर कोने वाली कोठरी की कुंडी खोलकर अंदर घुस गया। इसके भाभी गुरमीत इसे अंदर जाते देखती रही और कुछ न बोली। वो खुद सीखनी थी और सिखों के आम मिजाज जो खसलत से वाकिफ थी, लेकिन प्यारा सिंह को समझने में इसने गलती की थी। प्यारा सिंह दूसरी किस्म का सिख था। जब प्यारा सिंह सहमी हुई मुसलमान लड़की को कोठरी से निकालकर बाहर लाया तो गुरमीत कौर उठ खड़ी हुई। इसको क्यों बाहर निकाला है? प्यारा सिंह ने से कोई जवाब न दिया। सुनी अनसुनी कर दी, मुझे आवाज दी कि बाहर आ जाओ। मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था। जल्दी से सहन में आ गया, मेरे साथ आओ। अब गुरमीत कौर ने गुस्से से कहा, इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? वो करपाला आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगी? सूबेदार प्यारा सिंह ने लड़की की कलाई पकड़ रखी थी। लड़की बदहवास थी। प्यारा सिंह ने कहा, इसको जवाब मैं दे दूंगा, तुम बीच में टटर मत करो। गुरमीत कौर चिल्लाई, कृपाला मेरे आदमी का दुश्मन बन जाएगा। प्यारा सिंह सेन के दरवाजे में रुक गया। गुरमीत की तरफ देखकर इसने कहा, कृपाले ने हमको गाली दी और कहा, गुरमीत सिंह को कृपाला हाथ तो लगाकर देखे। मैंने मिलिट्री की ट्रेनिंग किस दिन के लिए ली थी? वो मुसलमान लड़की को करीबन खींचते तो मकान के दरवाजे से बाहर ले आया। मैं इसके पीछे पीछे था। दोपहर की फिजा में एक खून आलूद उदासी रची हुई थी। हवा में जले हुए मकानों और जली हुई लाशों की बू थी। करीबी धरेक के दरख्तों तले इसका घोड़ा बंधा हुआ था। इसने मुसलमान लड़की को घोड़े पर बिठाया, मुझे साथ लिया और खेतों में चल पड़ा। हम दोनों पैदल चल रहे थे। प्यारा सिंह खामोश था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देख लेता था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो हमें कहाँ ले जा रहा है। मैं इसे कुछ पूछने की पोजीशन में नहीं था। वो रेडियो सैलून की बातें करने लगा। साफ लग रहा था कि इसका जहन कुछ सोच रहा है। अचानक मौजू बदलकर बोला, घबराने की जरूरत नहीं। इसने घोड़े पर बैठी मुसलमान लड़की तो तुझे होकर कहा, कुड़िए तू भी ना घबराओ, जब तक प्यारा सिंह जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं मर गया तो फिर तुम जान और वागुरु जाने। मेरा एक यार है उजागर सिंह, बस इसे तुम प्यारा सिंह की समझो। इसी के पास जा रहे हैं। ये मेरी भाबो और भिरा बड़े डैश हैं। इसने दोनों को मोटी गाली दी। हम चरी के खेतों में जा रहे थे। हमारी बाईं तरफ एक छोटा सा गांव आया जो वीरान पड़ा था। एक कुत्ता पीपल के चबूतरे के पास खड़ा था। वो हमें देखकर भौंकने लगा। गांव की तरफ से अजीब सी बू आई। प्यारा सिंह बोला, इस गांव के सारे मुसलमान खत्म कर दिए गए हैं। घोड़े पर बैठी हुई लड़की को एक गहरी चुप लगी थी। वो एक ऐसे पत्थर की तरह लग रही थी जिसके ऊपर से खून का सैलाब गुजर गया हो। कुत्ते के भौंकने की आवाज पीछे रह गई। अब सामने एक और गांव दिखाई दिया। इस गांव में एक गुरुद्वारे के बुर्ज तीसरे पैर की धूप में दूर से नजर आते थे। कहीं कहीं धरेक के दरख्तों के झुंड थे। प्यारा सिंह ने घोड़े को खेत के बाहर कीकर के दरख्त के तले खड़ा कर दिया। लड़की को सहारा देकर नीचे उतारा और कहने लगा, तुम लोग यहीं बैठ जाओ, मैं 2 घोड़ियां लेकर आता हूँ। वो हमें छोड़कर गांव की तरफ चला गया। मैं और मुसलमान लड़की कीकर की छांव में बैठ गए। अब मैंने लड़की से पूछा कि इसका नाम क्या है और वो किस गांव की रहने वाली है और निहंग इसे कहाँ से पकड़ कर लाए थे। मुसलमान लड़की के होंठों पर पपड़ियां जमी थीं। आंखें दहशत के मारे अभी तक सफेद हो रही थीं। बाल उलझे हुए थे। इसने चादर से अपना जिस्म ढांप रखा था। मेरे सवालों का इसने कोई जवाब न दिया। टिकटिकी बांधे मुझे देखती रही। जब मैंने इस करके पूछा कि किस गांव की है, उसके माँ बाप कहाँ हैं, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। इस लड़की के भयानक मुसाइब की अंदुनाक तफसील बयान करने की जरूरत नहीं समझता। सब जानते हैं कि इस आग और खून के तूफान में किस पर क्या बीती। मुख्तसरन ये कि इस लड़की का गाँव वहाँ से 6-7 कोस दूर था। झत्ते ने हमला किया, सब आदमी को शहीद किया। इसके माँ और भाई भी शहीद हो गए। इस लड़की को निहंग कृपाला ने अगवा कर लिया। लड़की का नाम साहिबा। मैं इसे क्या हौसला देता, खामोश बैठा रहा। लड़की के आंसू खुश्क हुए तो हाथों को मलते हुए, मेरे अल्लाह जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बार बार कहने लगी। इसके बाद फूट फूट कर रोने लगी। अब मैंने इसे थोड़ा सा हौसला दिया कि हर तरफ आग और खून की होली खेली जा रही है, सब्र करो, हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लड़की ने जैसे मेरी कोई बात को बिल्कुल नहीं सुना। अल्लाह मियाँ ये क्या हो गया, अल्लाह जी ये क्या हो गया, कहती रही और रोती रही।